Started na? Yes, sir. Okay. Good evening, sir. Yes, Sampak, good evening. Okay, good evening to all of you again, sir. अच्छा, तो चलो सर स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस सर। जो लोग स्टॉक मार्केट के लिए भी पढ़ाई करते हो उनको बड़ा काम आ जाता है। तो आज कुछ ऐसे ही एक टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। इट्स आल्सो पार्ट ऑफ डिविडेंड डिसीजन मॉडल, बट इसको अलग से भी काफी बार पढ़ा जाता है सर। और टॉपिक का नाम है सर स्टॉक स्प्लिट। ठीक है, इट्स अ वेरी पॉपुलर टॉपिक इन स्टॉक मार्केट रिलेटेड मैटर। पॉपुलर क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है जो कंपनी अपने बिजनेस के लिए लेते हैं। शेयर रिगार्डिंग मैटर है। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ सर खेल क्या है, और फिर क्वेश्चन आंसर भी एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करें। तो जैसे आप स्क्रीन में आप लोग चेक कर पा रहे हो, स्क्रीन शेयर है सर? हेलो, स्क्रीन शेयर है Yes, सर? sir. ओके सर। अच्छा, तो ये जो चैप्टर चल रहा था, इस चैप्टर का नाम है सर डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, जिसपे अच्छा मैंने नोट शायद सबको शेयर नहीं किया, मैं आज कर दूंगा सर। इसमें ना हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजंस के बारे में बात किए हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में बात किए हैं, एंड डिविडेंड डिसीजंस के बारे में बात की। एक्चुअली बात किया मैंने फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। ये तीन मेन डिसीजंस होते हैं किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल मैटर पे। सर ये तीन ही होता है, लेकिन फिर भी इतना माथापच्ची करना पड़ता है। हाँ सर, मेनली तीन है, फिर ये तीन चीज इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट वेरी इजी, नॉट जस्ट इवन नॉट जस्ट फॉर द कंपनी, इवन फॉर ए कंट्री ऑल्सो। एक देश चलाना हो, एक अच्छा देश तो छोड़ो, अपना घर को चलाना हो ना, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। ठीक है सर, घर में डिविडेंड कहाँ से आएगा? सर घर में भी डिविडेंड आता है। अच्छा चलो, मैं ज्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल मैटर पे नहीं लेके जाऊंगा। बस इतना कहना चाहता हूँ कि देश चलाना हो, कंपनी चलाना हो, मेनली बिजनेस चलाना हो, तो जुगाड़ समझना पड़ता है। फाइनेंसिंग माने जुगाड़, ठीक है। इन्वेस्टमेंट माने रिटर्न पाने के लिए पैसा का सही जगह में इस्तेमाल, एंड डिविडेंड माने उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमाए। सिंपल बात, टू गेट प्रॉफिट। अब इसमें से हम लोग अभी इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी, ये आई थिंक 5th लेक्चर होने जा रहा है सर। इसमें मैं आपको डिविडेंड डिसीजंस पे बात किया, जिसमें वर्ल्ड वाइड पॉपुलर, वर्ल्ड फेमस कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि एमएम अप्रोच, मॉडिग्लिनी मिलर, वाल्टर्स मॉडल, गॉर्डन मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल, लिंटर्स मॉडल। ये सब डिस्कशन हुआ है सर। सर हो चुका है? यस सर। इफ बाय चांस किसी का मिस है ना, क्या करना चाहिए सर? एक बार बैकअप लेके फटाफट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, जिंदगी में भी बड़ा काम आने वाला है। सर आप हर टॉपिक में ऐसे ही बोलते हो सर। मैं टॉपिक में नहीं बोलता, मैं सच में बोलता हूँ, क्योंकि ये सारा चीज जिंदगी में बड़ा काम आता है। जो ये बात समझ गया है ना, वो समझ गया। जो नहीं समझा उसको कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि इंसान अगर खुद को एक बार समझा दे ना कि मैं नहीं समझूंगा, तो वो बोलते हैं ना, ऊपर से अगर ऊपर वाला भी आ जाए, नीचे से अगर नीचे वाला भी आ जाए, फिर भी वो नहीं समझना चाहेगा। चलो अलग बात है। सर आज का डिस्कशन स्टॉक स्प्लिट के बारे में। अच्छा, स्टॉक स्प्लिट एक बहुत पॉपुलर फाइनेंशियल मैटर है जो मार्केट में देखने को मिलता है। सर देखने को मिलता है तो हमें भी दिखा दीजिए। चलो मैं कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड। अच्छा, ये देखिए सर, ये 5paisa.com में मैंने अभी सर्च किया था, तो मेरे को ना एक डिटेल्स मिला था। ये बेसिकली आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने जुगाड़ किया। ये स्टॉक स्प्लिट्स ये सब ना क्या है सर, मार्केट में कंपनी को चलाने का कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होते हैं। इसमें अपकमिंग कुछ शेयर्स के बारे में डिटेल्स हैं, कंपनी स्टॉक स्प्लिट करने वाले हैं। ठीक है, ये देखो, ये राइट इशू करना, बोनस इशू करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना, स्प्लिट्स, स्टॉक को स्प्लिट करवाना। जैसे ये अपकमिंग या फिर रिसेंट अनाउंसमेंट है, और कब करेगा वो भी बोला है कि कब स्प्लिट करेगा। जैसे आप देख पा रहे हो, सब शेयर मार्केट लिस्टेड कंपनी है सर।
रावलगन शुगर फार्म, ठीक है, चीनी का कंपनी होगा। ये अपना पुराना फेस वैल्यू 50 रुपीज़ था, अब उसको चेंज करके 10% करेगा। अटल रियल टेक लिमिटेड 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू था, उसे 2 रुपीज़ करेगा। यहाँ पर देखो अनाउंसमेंट डेट भी बता रहा है और साथ में रिकॉर्ड डेट एंड स्प्लिट डेट भी बता रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी, हिंदकोन केमिकल, एमके प्रोटीन्स, एचपी एडहेसिव लिमिटेड, कैंटरबिल रिटेल इंडिया, मित्तल लाइफस्टाइल। देख रहे हो आप लोग? हेलो, हाँ सर। फेस वैल्यू का दाम चेंज हो रहा है। ये इवन निफ्टी के अंदर भी जैसे ईटीएफ, निफ्टी माने इसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। जो लोग म्यूचुअल फंड्स वगैरह क्लास वगैरह किए हो उनको पता होगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होता है। तो उसमें भी ना कुछ चीजें स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, जैसे एचडीएफसी निफ्टी, इसका भी ना स्प्लिट कर रहे हैं। 418 टका का जो फेस वैल्यू है उसको चेंज करके 41 किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। इसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। एचडीएफसी निफ्टी 100 ईटीएफ में भी चेंजेस करने वाले हैं। तो सर मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब भी इस तरह का न्यूज़ आप मार्केट में देखते हो, इसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर के ऊपर कैसे पड़ता है, ये भी समझना है। और हमें 2 एक्चुअली देखो हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इधर 2 एंगल है ना। एक इन्वेस्टर का एंगल है, हम लोग जब आउटसाइडर की तरह सोचते हैं कि भाई कंपनी में पैसा लगाना है, रिटर्न कमाना है, तब वो इन्वेस्टर एंगल हो जाता है। पर हम लोग ये सब्जेक्ट को इन्वेस्टर एंगल से थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। हम लोग को ये सब्जेक्ट पढ़ने के पीछे मेन एंगल सर कंपनी का एंगल, कि कंपनी ऐसा क्यों करता है, ठीक है? सर एंगल कोई भी हो, ठीक है? लेकिन आप समझ जाओगे ना, कंपनी का एंगल समझो, ठीक है? और इन्वेस्टर का एंगल समझो, दोनों के लिए ही काम का चीज़ है। सर करता तो कंपनी, उसका इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेस्टर पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली इन्वेस्टर थोड़ी करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी करते हैं, फार्म करते हैं अपने बिज़नेस के लिए, जिसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर के ऊपर पड़ता है। तो हम दोनों बता देंगे आप लोगों को कि इन्वेस्टर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। समझ में आ रहा है ना सर बात? हल्का-फुल्का? हाँ सर, बोलो। ব্যাপারটা বুঝে যাচ্ছে? মানে কি ডিসকাশন করতে চাইছি? अब इसका खेल देखो सर। टॉपिक तो समझ में आ रहा है, बट टॉपिक का डिस्कशन क्या होगा? सर डिस्कशन या एनालिसिस ये होने वाला है, सर स्टॉक स्प्लिट मीन्स स्प्लिटिंग वन शेयर इनटू मेनी। एक शेयर को तोड़ दो, ठीक है? पीस में। मैंने सिंपल बात है, एक पिज़्ज़ा, इसे हम लोग वन पिज़्ज़ा बोलेंगे, पर इस पिज़्ज़ा को अगर 4 पीस में काट दो सर, तो 1, 2, 3, 4, ये 4 स्लाइस हो गया ना? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये 4 पीस पिज़्ज़ा निकल गया। लेकिन सर ये 4 पीस पिज़्ज़ा नहीं है, ये एक पिज़्ज़ा का ही 4 पार्ट है। सिमिलरली स्टॉक स्प्लिट भी कुछ इसी तरह का चीज़ है। 1 शेयर को मेनी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। से 1 शेयर ऑफ रुपीज़ 500 इंटू 5 शेयर्स ऑफ 100। एक शेयर का दाम 500, ठीक है? कंपनी का एक शेयर का दाम ₹500। अगर मैं उल्टा बोलूँ कि कंपनी का 5 शेयर का दाम ₹100। माने सिंपल बात है, पहले आप 1 शेयर परचेज़ करने के लिए ₹500 पे कर रहे थे। अब कंपनी बता रहा है कि अब 1 शेयर खरीदने के लिए आप ₹100 पे करोगे, पर बदले में आपको 5 शेयर मिलेगा। लेकिन ओवरऑल वैल्यूएशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका फेस वैल्यू में बदलाव होगा सर। मार्केट वैल्यू पे नहीं, फेस वैल्यू पे। समझाता हूँ। तो स्टॉक स्प्लिट इज़ अ टूल यूज्ड बाय द कंपनीज टू रेगुलेट द प्राइस ऑफ शेयर्स। इवन हम लोग डिविडेंड डिसीजन टॉपिक में शेयर प्राइस कैसे डिटरमाइन होते हैं डिविडेंड के ऊपर बेस करके, इसका काफी डिटेल्स बातचीत की है सर। सिमिलरली अभी हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि जब एक कंपनी स्टॉक स्प्लिट करता है, कंपनी अपना शेयर प्राइस को रेगुलेट करने के लिए, तो क्या करता है? इफ ए शेयर प्राइस इंक्रीज बियॉन्ड अ लिमिट, कभी कभी क्या होता है कि शेयर का दाम ना नॉर्मल रिटेल पार्टिसिपेंट से, माने रिटेल माने हम आप जैसे लोग जो स्टॉक मार्केट में छोटा-छोटा ट्रेडिंग करता है या इन्वेस्टमेंट करता है, उनके बियॉन्ड रीच में चले जाते हैं। इट मे बी बिकम लेस ट्रेडेबल, माने उसका ट्रेड होना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपको मैं कुछ शेयर बताता हूँ, जिसका ट्रेड होना बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए बहुत पॉपुलर एक नाम लिया जा सकता है, एमआरएफ का शेयर प्राइस।
सर एमआरएफ का एक शेयर का करंट प्राइस चल रहा है, ऐसे तो इसका एक शेयर का मैक्सिमम प्राइस अभी तक 1,11,000 गया है और अभी इसका दाम चल रहा है 1,07,000, ठीक है। 1,07,000 इज द प्राइस ऑफ वन शेयर ऑफ एमआरएफ टायर, ठीक है। इसका मतलब और कुछ नहीं सर, ये एक्चुअली स्प्लिट नहीं किया। सर क्यों नहीं किया वो उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, पर सर ऐसे एमआरएफ में ट्रेड वही कर पाएगा ना। एक शेयर के लिए 1,00,000 रुपया देने का दम कितने लोगों में होता है और कौन इतना साहस जुटा पाएगा कि एक शेयर के लिए 1,00,000 खर्चा कर देगा, ठीक है। और भी शेयर है, जैसे मानो पेज इंडस्ट्रीज माने जॉकी बनाते हैं ना, जॉकी, उसका एक कंपनी है जॉकी, जो अंडरवेयर ब्रांड है ना, होशियारी ब्रांड। इसका भी देखो एक शेयर का दाम है 36-37 हजार का दाम चल रहा है, ठीक है। ये देखो इसका भी मैक्सिमम एक शेयर का दाम अप्रोक्स 50,000 तक गया है, ठीक है। सर कहना क्या चाहते हैं? सर कुछ नहीं, ये बहुत महंगा शेयर है। तो ये इतना महंगा ही नॉर्मल लोगों के बियॉन्ड रीच हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल लोग माने मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, ऐसे मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? देखो सर, पढ़ रहे हैं डिविडेंड डिसीजंस, बट बीच में शेयर का बात हो रहा है ना, क्योंकि बैकग्राउंड समझना पड़ता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना डायरेक्टली कभी शेयर के बारे में बात करता नहीं है। आप सोचो, देखो सर यहाँ पर बोलते हैं कि बियॉन्ड लिमिट, इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिट। अब लिमिट किसके लिए बियॉन्ड लिमिट है? ट्रेडेबल किसके लिए नहीं है? अब जिसको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं होगा प्रॉपरली, वो ये बात पूरा नहीं समझ पाएगा, वो आधा अधूरा समझेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता। शेयर मार्केट समझो, ठीक है। चाहे कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, पर पढ़ो सर, जानो क्यों? क्योंकि बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा तो अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पर 36,979 पेज इंडस्ट्री, इसका मतलब और कुछ नहीं, ये इतना स्प्लिट नहीं किया है, ये इतना स्प्लिट नहीं किया है या ना के बराबर किया ही नहीं। तो कभी-कभी क्या होता है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उसमें से बड़े-बड़े रिटेल पार्टिसिपेंट्स कम ही होते हैं सर। माने बड़े रिटेल पार्टिसिपेंट्स माने हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, माने जिनके पास कम से कम 25-50 करोड़, 100 करोड़ नॉर्मल में होते हैं, बट ऐसे लोग तो बहुत कम हैं सर। देश के पॉपुलेशन का 5% हार्डली 5 टू 10% पॉपुलेशन होगा जो एच-एन-आई है। बाकी पॉपुलेशन 95% अप्रॉक्स तो मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास ऐसे ही है ना। और जो आपका एफआईआई या डीआईआई है, माने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनके लिए इतना मायने नहीं रखता। मायने रखता है नॉर्मल लोगों के लिए ज्यादातर केस में। अच्छा उनके लिए भी लगता है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि भाई सस्ता शेयर मिले। सो पॉइंट इज दैट जब किसी कंपनी का शेयर का दाम बियॉन्ड लिमिट हो जाता है, इट मे बी बिकम लेस ट्रेडेबल और उसका शेयर उसमें उसके शेयर में ट्रेड कम होता है। For example, suppose a company's share price increase from 50 to 1,000 over the year, it is possible that it might goes out of range of many investors. क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर ना सस्ता शेयर परचेस करना पसंद करता है। इवन मैं भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स को देखता हूँ सर, वो हमेशा ना ये सोचते हैं कि सस्ता सस्ता शेयर ढूंढे और उसमें पैसा लगाए। वो अलग बात है कि सस्ता शेयर के पीछे क्या कारण रहता है, उसका अलग बात है, मैं उस पर भी पढ़ना नहीं चाहता। बट अभी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सस्ता चीज हमेशा लोगों को पसंद आता है, भले ही उसमें क्वालिटी हो ना हो, ठीक है। बाद में पछताते हैं वो अलग चीज़ है, ठीक है। सर नाउ पॉइंट इज़ दैट कि कभी-कभी इन्वेस्टर्स के रेंज के बाहर चले जाते हैं। अब इन्वेस्टर के रेंज के बाहर चला जाएगा तो कंपनी को कुछ सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके उसके शेयर में ट्रेड कम होगा, तो कंपनी का जो ट्रेड से अर्निंग होता है ना, वो अर्निंग कम हो जाएगा। तो स्टॉक स्प्लिट करने के पीछे फाइनेंशियल मैनेजर्स या कंपनी का मैनेजमेंट जो होते हैं, उसका क्या एडवांटेज रहता है और क्या कारण होता है कि वो स्टॉक स्प्लिट करते हैं। तो सबसे बड़ा मेन रीजन है कि वो बियॉन्ड लिमिट नहीं होना चाहिए इन्वेस्टर का, उसमें ट्रेड लेस नहीं होना चाहिए, ट्रेड नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, या बढ़ जाना चाहिए। अच्छा इट इट मेक्स द शेयर होल्डर्स शेयर अफोर्डेबल टू स्मॉल इन्वेस्टर। तो सबसे बड़ा रीजन है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए ये शेयर अफोर्डेबल हो, इसलिए कंपनी शेयर को सस्ता करना पसंद करता है। एंड सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीज, क्योंकि आप देखो कि 500 टका का एक शेयर, ठीक है, वन शेयर का दाम 500 रुपीज और 5 शेयर का दाम 100 इंटू 5 करके 500 रुपीज। 500 टका में एक मिल रहा है, 500 में 5 मिलेगा। नॉर्मल लोग क्या पसंद करेगा, 500 में 5 की 500 में एक? प्लीज टेल मी सर, बोलो। 500 टका आपके पास है, उसमें एक शेयर मिल रहा है कि 5 शेयर मिल रहा है, कौन सा प्रेफरेबल है आपके लिए?
मैंने नॉर्मल कोई भी इंसान क्या बोलेगा? हाँ सर, 500 টাকায় একটা শেয়ার না 500 টাকায় 5টা শেয়ার? किसी का आवाज नहीं आ रहा है? आप लोग कनेक्टेड हो सर? सर 5 शेयर्स। 500 में 5 शेयर नॉर्मल प्रेफरेबल ही होता है ना। थैंक यू सर। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ शेयर में इंक्रीज, तो इसलिए द नंबर ऑफ शेयर होल्डर हेंस द पोटेंशियल ऑफ इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज, तो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। तो ये स्टॉक स्प्लिट का मेन एडवांटेज है। लिमिटेशन क्या है सर? लिमिटेशन ये है कि इसमें कंपनी का एक्स्ट्रा खर्चा है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट करने का एक मैनेजमेंट कॉस्ट पड़ जाता है, क्योंकि स्प्लिट करना एक मैनेजमेंट मैटर है और इसमें अकाउंटेंट, आपका फाइनेंशियल जो मैनेजर्स हैं उनको अलग से एक मेहनत करना पड़ता है, कंपनी का वैल्यूएशंस को ठीक रखना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं एडिशनल खर्चा तो होता ही है। एंड लो शेयर प्राइस में अट्रैक्ट स्पेकुलेटर्स, और कहीं पर क्या होता है जब शेयर का दाम कम होता है, शेयर के ऊपर स्पेकुलेशंस बहुत होते हैं, मतलब उतना लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता है ज्यादा, और कंपनी ये पसंद नहीं करता है कि कंपनी के शेयर के ऊपर स्पेकुलेशंस होने से ना कई बार इन्वेस्टर धोखा खा जाते हैं और उस शेयर के बारे में एक बदनाम हो जाता है, मतलब शेयर का नाम भी बदनाम हो जाता है। तो लो शेयर प्राइस में अट्रैक्ट स्पेकुलेटर्स, किसी भी चीज का जब दाम कम होता है ना, स्पेकुलेशन बढ़ता है उस पे, तब शेयर का वैल्यूएशन प्रॉपर एनालिटिकल कॉन्सेप्ट लोग छोड़ के ना, सस्ता है तो तुक्का लगाते हैं, जाएगा तो कितना ही जाएगा। तो लो शेयर प्राइस में अट्रैक्ट स्पेकुलेटर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स व्हिच आर जनरली नॉट प्रिफर्ड बाय एनी कंपनी। ठीक है, वो हमेशा चाहेगा कि हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ज्यादा रहे। शॉर्ट टर्म हो सकता है, पर शॉर्ट टर्म ज्यादा हो जाए लॉन्ग टर्म कम हो जाए, ये कंपनी प्रेफर नहीं करेगा। कंपनी हमेशा प्रेफर करता है लॉन्ग टर्म ज्यादा रहे, शॉर्ट टर्म बीच बीच में आते रहे जाते रहे, इट्स नॉट एन इशू। कंपनी नॉर्मली चाहेगा कि उसके पास लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टर्स बने रहे, है ना सर? आप अगर अपना बिजनेस चलाओगे, आप क्या चाहोगे कि आपके पास इन्वेस्टर पड़ा रहे, है ना? आप थोड़ी ना चाहोगे कि इन्वेस्टर्स आए, अपना पैसा डाले और फिर कुछ देर में पैसा लेके निकल जाए। आप ऑब्वियसली ये पसंद नहीं करोगे। अब हमेशा चाहोगे कि इन्वेस्टर्स आए और अपना पैसा हमारे पास रख दे, तो बेसिक सा मतलब है सर। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाए, ये भी कभी कभी स्टॉक मार्केट में कंपनी को पसंद नहीं आता, तो ये इसका लिमिटेशन है। नाउ पॉइंट इज दैट सर, अब कुछ एग्जांपल या क्वेश्चंस के थ्रू से हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं कि जब एक कंपनी स्टॉक स्प्लिट करता है, प्रैक्टिकली समझते हैं कि तब कंपनी के वैल्यूएशंस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, और ये इंपैक्ट कंपनी के एंगल से भी समझ जाओगे और इन्वेस्टर्स के एंगल से भी थोड़ा सा आइडिया मिल ही जाएगा सर। RST Limited has a capital of 10 lakh in equity shares of 100 each. तो 10 लाख इक्विटी है और एक एक शेयर का दाम 100 है। The shares are currently quoted at par, ठीक है, माने प्रीमियम पे नहीं चल रहा है, पार प्राइस पे चल रहा है। कंपनी प्रोपोजेस टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर, कंपनी ने डिक्लेयर किया कि मैं डिविडेंड पे करूंगा 10% पर शेयर में एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। The capitalization rate for the risk class of which the company belongs to 12%, यानी कंपनी जिस इक्विटी से पैसा उठा रहा है उसके बदले कंपनी को नॉर्मली 12% रिटर्न जनरेट करना पड़ता है, ये कंपनी का कैपिटलाइजेशन रेट है। कंप्यूट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इफ dividend is not declared, if dividend is declared, assuming that the company pays the dividend and has net profit of 5 lakh and market makes new investment of ₹10 lakh during the period, calculate number of new shares to be issued and use the MM model। अच्छा, ये MM का क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये MM का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सेकंड मैं MM का क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ आपको। स्टॉक स्प्लिट का क्वेश्चन यहाँ पर एक था, कहाँ चला गया, एक सेकंड सर। स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट्स के ऊपर यहाँ पर करंटली मुझे मिल नहीं रहा है। बेसिकली स्टॉक स्प्लिट में और कुछ नहीं होता कि बेसिकली वो नंबर ऑफ शेयर कम कर माने ज्यादा हो जाता है, अगर महंगा शेयर होता है वो शेयर को कम कर देता है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। चलो ठीक है, आप क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टॉक स्प्लिट के ऊपर मेरे पास कुछ स्पेशल क्वेश्चन मैं देखूंगा, अगर हो जाएगा तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं देखता हूँ यहाँ पर भी एक था, पर कहीं ना कहीं मुझे अभी मिल नहीं रहा है। ओके, मैं बाद में आपको स्टॉक स्प्लिट का अगर क्वेश्चंस रहेगा ना मैं आपको शेयर कर दूंगा। इट्स नॉट अ वेरी टफ मैटर सर, इजी चीज है।
बट ओवरऑल चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा प्लीज टेल मी, मुझे इतना बताओ सर कि स्टॉक स्प्लिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आप लोगों को कि स्टॉक स्प्लिट होता क्या है? कि कंपनी अपने शेयर का वैल्यूएशन को कम नहीं करता, बस नंबर ऑफ शेयर को बढ़ा देता है और शेयर पर शेयर प्राइस को कम कर देता है। वैल्यूएशन 500 का 500 ही रहेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना ही रहेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया सर बात? प्लीज बोलो। हेलो नील तो था, बोलो सर, आवाज আসছে সবাইকে? है सर। ओके सर, ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ क्वेश्चन आगे मिलेगा तो मैं करा दूंगा। पहले चलो कुछ प्रैक्टिस और बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर एक एमएम मॉडल का क्वेश्चन दिया है। अच्छा एमएम मॉडल जो है, आप मुझे बता सकते हो सर एमएम मॉडल किस अप्रोच में बात करते हैं? मैंने रेलिवेंसी मॉडल है कि इररिलेवेंस मॉडल है? मैंने डिविडेंड पे करो ना करो, एमएम का क्या मानना है? एमएम क्या मानते हैं सर डिविडेंड पेमेंट के बारे में? एमएम ये मानते हैं कि आप डिविडेंड पे करो ना करो, इससे कंपनी के वैल्यूएशंस में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं सर, है ना? डिविडेंड पे करने से या ना करने से वैल्यूएशन में कोई चेंजेस नहीं होता, ये एमएम का मानना होता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस मिलता है एग्जाम सिचुएशंस में, इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसके पास कैपिटल है सर 10 लाख शेयर्स है, 100 रुपीज करके डिविडेंड डिक्लेयर किया 10 टका शेयर करके, कैपिटलाइजेशन रेट बोला है मार्केट में, मानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12%, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आपको कैलकुलेट करना है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर करे तो क्या होगा, अगर ना करे तो क्या होगा, ठीक है? और आपको ये भी बोला है एज्यूम कर लो कंपनी पेज द डिविडेंड हैज नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख एंड मार्केट न्यू इन्वेस्टमेंट मेक्स ए न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख ड्यूरिंग द पीरियड, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड, ठीक है, एंड यूजिंग द एमएम मॉडल। अच्छा क्वेश्चन है सर, पॉपुलर क्वेश्चन है एंड इजी भी है, झमेला इतना कुछ है नहीं। सो फर्स्ट ना आप एक काम करो, आपके पास अवेलेबल क्या है आप पहले ये डिसाइड कर लो। अवेलेबल क्या है? यू नो दी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, माने मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट, जो क्वेश्चन में दिया था ना सर, कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है? माने किस रेट में आप मार्केट से इक्विटी से पैसा रेज कर रहे हो। तो इसका एक गिवन रेट आपको यहाँ पर दिया है कि 12% इक्विटी को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाकी कुछ बोला नहीं, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% ही है सिर्फ इक्विटी के पीछे। अगर कॉस्ट ऑफ लोन वगैरह भी होता तो वो भी देखना पड़ता, बट यहाँ पर ये सब इग्नोर किया है। अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स इन द बिगिनिंग, शुरू में आपके पास कितना शेयर्स है? सर 10 लाख शेयर अगर 100 रुपीज करके टोटल है, तो 10 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है? तो आप मुझे इतना बताओ सर कि अगर 10 लाख इक्विटी शेयर्स है और 100 ईच एक एक शेयर का दाम है, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बिगिनिंग में कितना है? कितना होगा सर? आपके पास नंबर ऑफ शेयर बिगिनिंग में कितना होगा? 10 लाख इक्विटी शेयर्स 100 ईच करके, तो 10 लाख शेयर है कंपनी का, अगर 100 करके हैं तो काटो, तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? मैंने जितना टोटल इक्विटी है उसको डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा आपको 10,000। ये बात तो क्लियर होगा, सिंपल है। तो नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 10,000। सर करंट मार्केट प्राइस के बारे में क्या कहता है? करंट मार्केट प्राइस इसे P0 से डिनोट किया गया। करंट मार्केट प्राइस 100 रुपीज है और वो भी एट पार चल रहा है। कंपनी ने अभी रिसेंटली नेट प्रॉफिट किया है सर 5 लाख का। एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड है कंपनी का 10 टका पर शेयर, और कंपनी एक न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहता है बिजनेस पे 10 लाख का न्यूली। नाउ दे आस्क यू कि आपको शेयर प्राइस डिसाइड करना है और कितना न्यू शेयर इशू करना है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है सर, एक बार आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहा है, और एक बार देखना है कि डिविडेंड जब डिक्लेयर कर रहा है। तो P0 माने क्या होता है? तो पहला केस देखते हैं, केस 1। केस 1 में नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, नो डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर पहला केस में हो नहीं रहा है, ये मान के चल। तब आपका शेयर का दाम एज पर एमएम मॉडल का फॉर्मूला, एमएम मॉडल का फॉर्मूला है सर P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के। सर ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, और आपको ये सब फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ
डिविडेंड डिसीजन क्वेश्चंस। प्रैक्टिस के साथ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है सर। फॉर्मूला थोड़ा याद करना पड़ता है, पर कॉन्सेप्ट अगर आपको आपने पहला क्लासेस किया है ना सर, स्टार्टिंग 3-4, तो आपको मुझे नहीं लगता दिक्कत है कॉन्सेप्ट। तो P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE, ये करने से आपको करंट प्राइस मिल जाएगा। सर कैसे करना है? सर आप देखो, आपको ना पता क्या है वो पुट करो। सर आपको 100 पता है कि करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। आपको ना P1 नहीं पता, ठीक है? P1 आपको नहीं पता, डिविडेंड डिक्लेयर होगा नहीं। 1 आपको पता है क्योंकि ये फॉर्मूला का पार्ट है, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.12 है। नाउ जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशंस एंड P1 कैलकुलेट कर लो। ये इक्वेशन को सॉल्व करो और P1 को कैलकुलेट करो। बड़ा सिंपल इक्वेशन है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो अल्टीमेटली P1 का वैल्यू आ जाएगा 112 माइनस 0, तो 112 होगा सर। ठीक है, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप आराम से कर सकते हो। सो प्राइस, स्टॉक का जो प्राइस हो सकता है P1 माने जो शेयर प्राइस होगा, ठीक है? तो डिविडेंड अगर डिक्लेयर नहीं करता है कंपनी और ये सिचुएशंस आपको गिवन है एज पर एमएम मॉडल, तो शेयर का दाम बता रहे 112 টাকা, 112 रुपीस। बोलो सर, ब्यापारটা বোঝা গেছে? सर ऐसा नहीं कि मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, मैं आपको पहले भी एमएम मॉडल के बारे में डिस्कशन किया था। जब हम लोग स्टार्ट किए थे ना, तो स्टार्टिंग में हम लोग ना एमएम मॉडल ही पढ़े थे। ये देखो, डिविडेंड डिसीजंस का पहला क्लास, पहला नहीं, दूसरा, मोस्ट प्रोबेबली सेकंड क्लास, डिविडेंड डिसीजंस का दूसरा क्लास। ये देखो, फर्स्ट हम लोग डिस्कशन किए थे मॉडिगिलिनी और मिलर हाइपोथेसिस पे। तो मॉडिगिलिनी मिलर हाइपोथेसिस जब पढ़े, उसमें हम लोग सारा थ्योरेटिकल डिस्कशन कर चुके। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला वाइज बात किए, ठीक है? और फिर जाके हमें ये फॉर्मूला मिला था, जिसमें सारा चीज बता दिया था। ये एमएम का फॉर्मूला है कि P0 इक्वल्स टू P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE, जहाँ P0 का मतलब होता है कि शेयर का दाम पीरियड के स्टार्टिंग में, P1 माने प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड, माने क्या प्राइस होने वाला है डिविडेंड डिक्लेरेशन के ऊपर बेस करके। D1 माने होता है डिविडेंड एट द एंड ऑफ द पीरियड, एंड KE होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन या डिस्काउंट रेट। सर मैंने इसका ना 3 अलग-अलग नाम इसलिए हैं कि कभी सिर्फ इक्विटी कॉस्ट बोला है, जैसे क्वेश्चन में अभी यहाँ पर सिर्फ इक्विटी कॉस्ट बोला था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिया। कभी-कभी होता है कि वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं बोलता है, बोलेगा रेट ऑफ कैपिटलाइजेशंस। कभी बोलेगा मार्केट में कैपिटल रेज करने का कॉस्ट, तो उसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। डिस्काउंट रेट या इसका सिंपल मतलब होता है कि माने अगर मार्केट से हमें पैसा रेज करना है, मानो मैं 1 लाख लोन लेता हूँ, बदले में मेरे को बैंक को 10% रिटर्न देना पड़ रहा है, तो ये 10% को ना डिस्काउंट रेट कहते हैं। इसे डिस्काउंटिंग रेट कहते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, माने 10% देने के बाद लोगों को बाकी पैसा मेरा रहेगा। माने 1 लाख मैं उठा रहा हूँ, पर 10,000 मुझे दूसरे को देना है। दिस इज, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो डिस्काउंट रेट, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सब एक ही चीज होता है, सभी कॉस्ट का मैटर है। अभी मैं नेक्स्ट जैसे ये डिविडेंड्स खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड बॉन्ड यील्डिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा, ठीक है? तो वहां पर ना आपको ये सब डिस्कशन फिर से बहुत ही मजा आएगा। ठीक है सर, आशा करता हूँ कि बात समझ में आया और याद भी आया। ठीक है, ये एमएम हाइपोथेसिस का मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और एमएम जब मैंने अनचेंज्ड वैल्यू के बारे में बात किया, तो एमएम का द फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, एज पर एमएम हाइपोथेसिस द वैल्यू ऑफ द फर्म विल रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है, दिस कैन बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, पर जब डिविडेंड डिक्लेयर करता है डिविडेंड डिसीजंस पे, तो वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, ये फॉर्मूला है n प्लस डेल्टा n इंटू P1 माइनस I प्लस E होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। ये मैंने डिस्कस किया था और इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी करवाया था, है ना सर? মনে পড়ছে সবাইকে? আশা তো করছি কি মনে পড়া উচিত। ঠিক আছে? যদি মনে না পড়ছে তো একটু রিভিশন নিতে হবে, আর কিছু না। মানে সেম कॉन्सेप्ट में डिविडेंड डिक्लेयर किया नहीं किया, वैल्यूएशंस ऑफ द फर्म भी आप बेसिकली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर वैल्यूएशंस का फॉर्मूला का मतलब आपको अगर मैं बता देता हूँ कि VF का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द फर्म, या NP0 भी कहते हैं इसको। VF माने वैल्यू ऑफ द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, N माने नंबर ऑफ शेयर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, डेल्टा N का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर इश्यूड टू रेज द फंड्स रिक्वायर्ड, कितना शेयर इशू कर रहा है कंपनी फंड रेज करने के लिए, मैंने पैसा जुगाड़ करने के लिए शेयर कितना इशू कर रहा है। अमाउंट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टमेंट, कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट रिक्वायर है उसको, ठीक है, आई फॉर, एंड ई फॉर टोटल अर्निंग ड्यूरिंग दैट पीरियड।
ठीक है, तो ये हो जाता है वैल्यूएशन ऑफ द फर्म का डिस्कशन। तो ये उसका फॉर्मूला है, इतना आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है डिविडेंड डिसीजन कैलकुलेशन करने। बाकी चलो सर क्वेश्चंस को वापस सॉल्व करता हूँ। मैं रिपीट किया एक बार, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। ये बोले श्रीराम की बोली नहीं थे सब, इतना चुप क्यों हो सर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया तो भी बोलो, ना आया तो भी बोलो सर। এই সবাই বুঝতে পারছে কি পারছে না? अरे इतना सन्नाटा क्यों है रे भाई? नील, रवि, बोलो सर, समझ में आ रहा है? সম্পদ তথা স্যার। বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? हाँ सर, थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। रवि तेरा शायद पिछला क्लासेस थोड़ा मिस है ना, तो मेरे को हाँ मेरे सर। को व्हाट्सएप करना, मैं लिंक सारा शेयर कर दूंगा। एक बार गो थ्रू कर लेना और डिविडेंड डिसीजन को रेडी कर लेना सर, ठीक है? जी सर। ओके सर। अच्छा देखो, डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, ठीक है? तो ये सिचुएशन था। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग वाला सिचुएशन कर लिया कि जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तब शेयर का दाम क्या रहा। अब कंपनी ना डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, तो जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा सेम फॉर्मूला है P1 प्लस, अब क्या है ना 10% करके पर शेयर डिविडेंड एक्सपेक्टेड कर रहा है कंपनी, तो P1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कैपिटलाइजेशन रेट। सिंपल है ना? अब आपको सिर्फ P1 चाहिए और आपको ऑलरेडी पता है करंट प्राइस क्या है। So 100 equals to this equation. Now solve P1 from here. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और निकालो। बचपन का काम है। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए और फॉर्मूला थोड़ा पता होना चाहिए। इतना पता होने से माने थ्योरी पता होना चाहिए, तभी फॉर्मूला पता होगा। इफ यू नो दी थ्योरीज, एमएम थ्योरी, गॉर्डन मॉडल, लिंटर्स मॉडल, ठीक है, वाल्टर मॉडल, तब जाके आपको फॉर्मूला भी पता लगेगा। और मैंने अलग से आप लोगों के साथ फॉर्मूला स्पेशली मैंने थ्योरेटिकल डिस्कशन भी किया, ताकि आप समझ पाओ कि फॉर्मूला के पीछे का कहानी क्या है, जो मैं ऑलरेडी पिछले 3-4 क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अभी तो बस क्वेश्चन चल रहा है और जहां जरूरत है थोड़ा बहुत डिस्कशन चल रहा है। नाउ अब देखो कि जैसे हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो पता लगा कि कंपनी का शेयर का दाम 102 हो गया, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में दो आंसर निकला सर। एक, जब डिविडेंड डिक्लेयर किया, क्योंकि आंसर भी पूछा था कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए एज पर एमएम मॉडल, एंड डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करने से शेयर का दाम क्या होना चाहिए एज पर एमएम मॉडल। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि कंपनी यहाँ पर न्यू इन्वेस्टमेंट मांगता है। क्या मांगता है सर? न्यू इन्वेस्टमेंट मांगता है। कितना इन्वेस्टमेंट मांगता है सर? 10 लाख का इन्वेस्टमेंट मांगता है। तो कंपनी का ऑलरेडी करंट ईयर अर्निंग बता रहा है 5 लाख, कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 1 लाख का। कैसे पता लगा सर? सोचो कंपनी के पास 10,000 शेयर है, ठीक है? तो अगर कंपनी 10,000 करके 10% करके पर शेयर को देगा नंबर ऑफ शेयर में, तो 10,000 इंटू 10 करके कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? समझ गए ना? 10,000 इंटू 10 करके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1 लाख वैल्यूएशन। फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट कितना? मैंने 5 लाख मैंने प्रॉफिट किया, ठीक है? डिविडेंड कहां से दिया जाता है? डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड तो प्रॉफिट का पार्ट होता है सर। तो मेरा ये करंट ईयर प्रॉफिट है, इसमें से अगर 1 लाख मेरा डिविडेंड में चला जाएगा तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पड़ा हुआ है बिजनेस में? 4 लाख, ठीक है? तो फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट माने जो मैं फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा तो वो मेरे पास कितना अवेलेबल होगा? 4 लाख, ठीक है? सो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे को कितना चाहिए? टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे को कितना चाहिए? 10 लाख। तो बैलेंस फंड कितना चाहिए? 10 लाख मेरे को जरूरत है। 4 लाख ऑलरेडी आई हैव, ठीक है? ऑलरेडी कंपनी के पास 4 लाख है, ठीक है? तो 4 लाख अपने बिजनेस से आ जाएगा। इसको इंटरनल रिटेन अर्निंग फंडिंग भी बोल सकते हैं। और 10 लाख टोटल चाहिए, तो 6 लाख आपको बैलेंस चाहिए, है ना? 6 लाख आपको चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि 6 लाख के लिए कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर को मैंने कितना नंबर ऑफ शेयर और इशू करना है ये कैसे पता लगेगा? बहुत सिंपल काम है सर। आपको जरूरत कितना है? आपको जरूरत है 6 लाख का, है ना? और शेयर का प्राइस कितना है? सर ये कौन सा शेयर प्राइस लेना चाहिए? कौन सा शेयर प्राइस लेना चाहिए? डिविडेंड पे करने के बाद शेयर का दाम, है ना? डिविडेंड बिना शेयर का दाम नहीं, क्योंकि
आप यहाँ पर वो वाला क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं कि जिसमें आप डिविडेंड पे कर रहे हो, ठीक है, तभी आपको फंड का जरूरत है और इसी से आपको देना पड़ेगा। तो अगर डिविडेंड जब हम दे रहे हैं तो शेयर का दाम कितना है 102 टका, तो 6 लाख से 102 को डिवाइड कर दो तो आपको पता लगेगा कि एक्स्ट्रा कितना शेयर कंपनी को इशू करना पड़ेगा। तो 5882 या फिर 5883, 5883 शेयर कंपनी को इशू करना पड़ेगा। हेलो, अब ये शेयर कंपनी मार्केट में इशू करेगा। अब कंपनी का फेस वैल्यू तो रहता ही है। अब जो कंपनी का बिजनेस प्रीमियम में चलता है उसका शेयर का दाम स्काई रॉकेटिंग हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जैसे काफी सारा हॉट आईपीओ आ रहा है सर मार्केट में। आईपीओ माने सर इनिशियल पब्लिक ऑफर, यू ऑल नो दैट। जैसे एक बिजनेस है, आप लोगों को जानकारी है, आई नो दैट। तो था বুঝতেই পারছিস আমি কোন কোম্পানির ব্যাপারে বলতে চাইছি। হ্যাঁ, কথা আওয়াজ পাচ্ছিস আমার? কথা আমাকে অনেকদিন আগেই বলেছিলি ক্লাসে। স্যার টাটা টেকনোলজি শেয়ার আসছে, তাই তো রে? স্যার আমিও বলেছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই বলেছিলি, সম্পদও বলেছিলি। तो टाटा टेक्नोलॉजी ऑलरेडी ग्रे मार्केट में, मैंने अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में ऑलरेडी ये प्रीमियम वैल्यू पे चल रहा है। अभी तक कंपनी मैंने शेयर का दाम या डेट अनाउंस नहीं किया। तो टाटा टेक्नोलॉजी बेसिकली 22 तारीख। कब है? 22 तारीख, 22 तारीख 22 नवंबर। थैंक यू सर। तो 22 तारीख इसका शेयर लॉन्च होने वाला है। ये मेनली सर ऑटोमोबाइल बेस्ड टेक्नोलॉजी है ना इसका। टाटा टेक्नोलॉजी मेनली क्या काम करता है? ये नॉर्मल टेक्नोलॉजी कंपनी की तरह नहीं है। इसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट है और वो सेगमेंट है बेसिकली वो मोटर व्हीकल सेगमेंट में जो डिजिटल सॉल्यूशंस होते हैं ना गाड़ी में, ठीक है। लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस कंपनीज ऑफरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजिटल सॉल्यूशन including turnkey solution to global original equipment manufacturers and their tier 1 supplier is a subsidiary of Tata Motors। ये टाटा मोटर्स का एक सब्सिडियरी है सर। और ये मेनली एरोस्पेस, ठीक है, एरोस्पेस ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन हेवी मशीनरीज पे इनका मेनली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मेनली इनका काम है और उसमें जो टेक्नोलॉजी का जरूरत होता है वो ये करता है। तो कंपनी इज ऑफरिंग 9.5 करोड़ इक्विटी शेयर, मतलब समझ गए सर, इतना शेयर कंपनी इशू करना चाहता है, ऑफर कर रहा है मार्केट में। अभी ये कैलकुलेशन कहां से आया? जरूरत के हिसाब से, है ना, एज पर द नीड। कंपनी ने हिसाब लगा लिया कि भाई मेरे को जरूरत कितना है और उसके लिए मेरे को कितना शेयर इशू करना पड़ेगा। तो 9.57 करोड़ इक्विटी शेयर उसी का पार्ट है। अभी भी प्राइस पता नहीं चला कि कितना होने वाला है, वो 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि বোঝা জানা গেছে এখনো কত দাম হতে পারে, মানে অফিশিয়াল প্রাইস কিছু বলেছে এখন? रेंज, प्राइस बैंड, ऑफिशियल प्राइस रेंज अभी तक बोला नहीं कि क्या दाम रहेगा। आप देखो वो 2-3 दिन में पता लग ही जाएगा। नाउ पॉइंट इज दैट सर कि ये कंपनी इतना शेयर मार्केट में ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो ऑफर क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको जरूरत है और वो जरूरत कहाँ से मिला? कंपनी के बिजनेस के हिसाब से, ठीक है। जैसे हम लोग अभी छोटा मोटा कैलकुलेशन कर ही लिए ना, तो सिमिलरली जब आप बड़े लेवल में काम करोगे तो आप इसे करोड़ों का वैल्यूएशन निकालो। तो दिस इज ऑल अबाउट डेल्टा इन नंबर ऑफ शेयर इतना चाहिए न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए। देख लेना इस तरह से, বুঝতে পারা গেল? आशा করছি বোঝা যাচ্ছে। इतना भी जटिल नहीं है जितना जटिल आप मेंटली बना लेते हो सर। अगर आप कोई भी चीज को मन से बहुत जटिल बना लोगे तो वो पहले से ही जटिल हो जाएगा। तो परसेप्शन मत बनाओ सर, ठीक है। इतना भी टफ नहीं है जितना टफ सोच लेते हैं, ठीक है सर। सर और भी कुछ क्वेश्चंस आंखों के सामने लटक रहा है, चलो देखते हैं। सर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू मेसर्स XY लिमिटेड। अर्निंग ऑफ द कंपनी है 5 लाख, डिविडेंड पे आउट रेशियो है 60%, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है 1 लाख, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है 12%, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 15%, ठीक है। मार्केट वैल्यू पर शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल निकालो एंड ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल and the market value of company share at that payout ratio।
ठीक है, ये आपको सवाल है सर, ये भी क्लास में डिस्कशन हो चुका है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वाल्टर एंड गॉर्डन पढ़ चुके हैं। सर अब क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है और आंसर बताना है। ठीक है, तो एज पर वाल्टन मॉडल वी नो फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू डी प्लस आर बाई, रट्टा लगा लो सर नॉर्मली मैं रट्टा लगाने मना करता हूँ, बट जहां जरूरत है अंडरस्टैंडिंग के साथ रट्टा लगा लो, और इसका अंडरस्टैंडिंग हो चुका है पर रट लो सर, रटना बाकी है शायद। तो डी प्लस आर बाई के ई इंटू ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई, जहां पर पी का मतलब है मार्केट प्राइस पर शेयर, ई का मतलब है अर्निंग प्राइस पर शेयर। तो आपको पता है यहाँ पर अर्निंग प्राइस पर शेयर कितना है, कुछ बोला है सर? अर्निंग ऑफ द कंपनी है 5 लाख, ठीक है, और शेयर आउटस्टैंडिंग है 1 लाख। तो अगर कंपनी का अर्निंग 5 लाख है और नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग मार्केट में है 1 लाख का, तो कंपनी का पर शेयर अर्निंग कितना होगा? क्योंकि पर शेयर का माने अर्निंग पर शेयर, बेसिकली ईपीएस कैलकुलेशन इसी तरह से होता है। कंपनी जितना प्रॉफिट करता है, अर्निंग माने वही नेट प्रॉफिट, ठीक है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है या नेट इनकम होता है, उस इनकम को जब हम लोग नंबर ऑफ शेयर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नंबर ऑफ शेयर से, तो हमें ईपीएस मिल जाता है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है सर, ईपीएस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा 5 लाख बाय 1 लाख। तो आपका अर्निंग पर शेयर बन जाता है 5 टका, ठीक है। तो आपको मिल गया सर अर्निंग पर शेयर 5 टका। सर डिविडेंड पर शेयर है 3 टका, कैसे मिला 3 टका? सर 5 लाख अगर आपका प्रॉफिट है, इसमें से अगर आप 60% डिविडेंड दे रहे हो, ठीक है, तो 5 लाख का 60% कितना होता है, माने 5 टका पर शेयर का अर्निंग है, 5 टका पर शेयर का अर्निंग है, इसका 60% डिविडेंड पे आउट है, ठीक है। तो 5 टका अगर कंपनी कमा रहा है और 60% अगर डिविडेंड देगा, तो 5 टका का 60% कितना हो जाता है? 3 टका। हेलो, 3। 3 ना, थैंक यू सर। तो 5 का 60% हो गया 3, तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा? 3। सर रिटर्न अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला है 15%, मैंने आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे उसका रिटर्न बोल दिया क्वेश्चन में 15%, और कैपिटल का जो कॉस्ट है इक्विटी का वो है 12%। तो ऑल द इंफॉर्मेशन आपको मिल गया सर, जस्ट पुट इट हियर, आपको सब पता लग गया, जस्ट पुट इट हियर। डिविडेंड D1 पता लग गया सर, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है 15%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12%, और अर्निंग पर शेयर से डिविडेंड को माइनस कर दो, होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई, 45.83 हो जाएगा शेयर का दाम, 45.83 हो जाएगा शेयर का दाम। ये यही पूछा था आपको, और वाल्टर का मॉडल इसी तरह से सॉल्यूशन देता है, ठीक है साहब, हो जाएगा चे? मार्केट वैल्यू पर शेयर एज पर वाल्टर मॉडल কি সবাই বুঝতে পারলো কি পারলো না একটু বল স্যার, बोलो सर बोलो, चुप ना रहो। हाँ सर। Sir, optimum dividend payout ratio according to Walters model and the market value of company share at that payout ratio. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, according to Walters model, when the return on investment is more than the cost of equity, as per the question, return on investment कितना है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 15%, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 15%, मैंने दैट इज आर, ठीक है, रिटर्न ऑन अर्न इन्वेस्टमेंट इज 15% एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12%। तो आर कितना हो गया, आर ग्रेटर देन के ही हो गया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अकॉर्डिंग टू वाल्टर मॉडल, व्हेन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, द प्राइस पर शेयर इंक्रीजेस एज द डिविडेंड पे आउट रेशियो डिक्रीजेस। हमारा अर्निंग ज्यादा है इक्विटी कॉस्टिंग से, सिंपल बात है सर, ये फाइनेंस का ही सबसे बड़ा काम है सर। अगर आप लोग मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास का पहला क्लास सुनोगे सर, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टार्टिंग में यही चीज मैं लिखाता हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, कि आर शुड बी ग्रेटर देन केसी, यही ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस भी यही है, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। तो अगर मेरा रिटर्न इन्वेस्टमेंट से सॉरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, तो शेयर प्राइस इंक्रीज करेगा, हर बिजनेस में करता है। कभी हम लोग शेयर मार्केट में भी सेम दिमाग लगाते हैं, जब कंपनी प्रॉफिट कम करता है ना,
यानी रिटर्न कम कमाते हैं और खर्चा ज्यादा हो जाता है तो शेयर का दाम गिर जाता है। जैसे रिसेंटली एक बड़ा शेयर वो अदानी विल्मर बोल के, ठीक है, इसने क्वार्टरली लॉस किया सर, और इसका इम्पैक्ट देखो। अदानी विल्मर जब से आया था मार्केट में भयंकर रिटर्न दिया था, लेकिन ड्यू टू वेरियस नेगेटिव रीजन इसके शेयर में नेगेटिव सेंटीमेंट चले जा रहे हैं, और लास्ट क्वार्टर में लॉस के कारण रिटर्न इतना खराब हुआ है एज पर द इन्वेस्टमेंट कि 131 134 करोड़ के आसपास का लॉस खाया है, और शेयर देखो कहां से कहां गिरा है। 294 माने जब मार्केट में आया था एक साल पहले, ठीक है, एक साल पहले जब आया था तो 220 में आया था, 220 में आया था 2022 में, लिस्टिंग प्राइस था 380 के आसपास। उसके बाद रुकने का नाम नहीं लिया था, और देखो क्योंकि इसका रिसेंट रिटर्न खराब है मार्केट में, एडिबल वेल मार्केट थोड़ा खराब गया है बिजनेस, और उसके चक्कर में रिसेंटली एक न्यूज भी मार्केट में स्प्रेड हुआ कि अदानी शायद अपना ये व्हील माने तेल का बिजनेस व्हीलमार को बेच देगा, ऐसा एक न्यूज सर्कुलेट हुआ है। दो कंपनी के तरफ से, ऑफिशियल के तरफ से अभी भी इसका कोई पुष्टिकरण नहीं हुआ, माने कंपनी के तरफ से ऑफिशियल कोई डिक्लेरेशन अभी तक नहीं आया। তাই তো নাকি রে? আমি যতটুকু খবর পেয়েছি সেখান থেকে বললাম। আই থিংক তোদের কাছেও খবর হবে, যারা স্টক মার্কেট রিলেটেড ম্যাটার নিয়ে নাড়াঘাটা করে তারা নিশ্চয়ই জানবে। हाँ सर, তো বেসিক্যালি মেরা কি তাই তো ঠিক বলেছি নাকি রে? সম্পদ তথা বলো স্যার, না খবর নেই? ওকে স্যার। শ্রীলঙ্কায় পোর্ট বানাচ্ছে না, তার ইনভেস্টমেন্টের জন্য এটাকে ছেড়ে দিতে চাইছে। শ্রীলঙ্কায় পোর্ট বানাচ্ছে তার জন্য এটাকে ছেড়ে দিতে চাইছে, এরকম খবর আছে? কোর বিজনেস যেটা আদানি যেগুলো আছে তাতে হুম। ইনভেস্টমেন্টটাই রাখতে চাইছে, মানে ওটাতেই পুরো ডেটা দিতে চাইছে, তার জন্য এই বিজনেসগুলো ছেড়ে দিতে চাইছে সাইড যেগুলো রয়েছে। এটা এটা নিউজ অফিসিয়াল তরফ থেকে কিছু বলেছে? না, কারণ আদানির একটা ইন্টারভিউতে দেখছিলাম ওরা বলছে যে ওরা মানে অপরচুনিটি দেখছে যে যদি বেটার কিছু ইয়ে হয় তাহলে ওরা সেটা সেই হিসেবে যাবে। अच्छा, करण अदानी बोलছে, ठीक है सर। मैनेजमेंट क्या बोलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है सर, मायने रखता है। ओके सर, तो यहाँ पर देखो, तो कंपनी का बिजनेस अगर खराब जाएगा ना, रिटर्न अगर इन्वेस्टमेंट से कम रहेगा एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड सिनेरियो। बट ऐसे सिचुएशंस में शेयर का प्राइस बढ़ता है एज द डिविडेंड पे आउट रेशियो डिक्रीजेस, इन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इन दिस केस। हाँ बोलो सर। স্যার সিঙ্গাপুরেরই তো কোন একটা কোম্পানি অয়েল কোম্পানি নেবে বলছিল না ওই তো আদানি যে স্টেকটা? ওই তো উইলমারের সাথেই তো কানেকশন ওর। হ্যাঁ মানে ওদের যে স্টেকটা ছেড়ে দিচ্ছে আদানি, ওই স্টেকটা তো মানে সিঙ্গাপুরে কোন একটা কোম্পানি কিনে নেবে বলছিল ওই তো 46%। উইলমার যার সাথে ওর টাই আপ আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই কিনে নিচ্ছে পুরোটা। এরকম নেই, এখনো কিছু বলেনি, ইটস নট কনফার্ম স্যার। এখন পর্যন্ত পুরোপুরি নোটিশ বেরোয়নি, মানে ওরাই বলছে যে ওরাই নিলে ওরাই নিতে পারে স্টেক। হ্যাঁ ওরাই নিতে পারে, এরকম একটা খবর বেরিয়েছে। এটা জানিস তো, খবর অনেক সময় কি হয় না, ম্যানিপুলেশন হয়, ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যানিপুলেশন ওটা চলে স্যার, ঠিক আছে, একদিনে যতক্ষণ না, মার্কেট নেমেও গেছিল আবার পরের ঠিক দিন আছে, প্লাস হয়ে গেছে। আমরা এখন যতক্ষণ না ऑफिशियली कोनो डिक्लेरेशन दीजिए कंपनी, मेरे हिसाब से ये सब बात पे पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। बट हाँ, अगर आप ट्रेडर हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ख्याल रखो। इवन एज वेल एज अगर आप इन्वेस्टर हो तो भी बहुत अच्छे से ध्यान रखो स्टॉक के ऊपर। अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है या फिर आप न्यू पोजीशन लेना चाहते हो तो देखो सर। बट जब तक कंपनी को ऑफिशियल की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाता प्रॉपरली, मुझे नहीं लगता कि पूरा भरोसा करना चाहिए। जो भी हो, ये मेरा अप्रोच है, बाकी आप लोग जो जो ठीक लगे। सो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है, अगर कंपनी अच्छे रिटर्न कमा रहा है तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगा। স্যার এটা যেই নিক না কেন প্রাইস আবার উপরে উঠে যাবে, 1000-এর উপর প্রাইস যাবে। যেই নিক না কেন শেয়ারের দাম 1000-এর উপর যাবে। 65% মার্কেট শেয়ার নিয়ে বসে আছে এরা, যেই हाँ নিক एग्जैक्टली, তেল वही তোলা। बात है। तेल का मार्केट का सबसे बड़ा शेयर है इसके पास। वेरी गुड सर, कोई भी ले, दाम तो कम नहीं होने वाला है। उल्टा पोजीशन लेने के लिए रेडी रहो सर, मेरा भी यही मानना है। ओके सर, सो एट अ पे आउट रेशियो ऑफ 0, अच्छा मतलब समझ रहे सर कि अगर कंपनी अच्छा ग्रोथ में है, माने आर ग्रेटर देन केसी चल रहा है, कॉस्ट से ज्यादा रिटर्न कमा रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में डिविडेंड पे आउट रेशियो डिक्रीज होना चाहिए। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एज पर वाल्टर मॉडल इज नील। सो पे आउट रेशियो 0 क्यों है? क्योंकि कंपनी अच्छा कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में डिविडेंड क्यों देना है? जब हम ग्रोथ स्टेज में होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि घर पे भी अगर हम लोग बिजनेस एक छोटा सा दुकान भी चलाते हैं ना,
सपोज आपकी दुकान स्टार्ट किया, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और दुकान स्टार्ट की है, या चलो 1 लाख नहीं 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया एंड यू स्टार्ट योर ओन शॉप, और आपने विद इन 1 ईयर अप्रोक्सीमेटली 20% अपनी रिटर्न कमाया, मैंने 5 लाख इन्वेस्ट करके आपने 1 लाख कमाया सर। इट्स पॉसिबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल सर, इट्स रियली पॉसिबल। सो इफ यू आर इन ए ग्रोथ स्टेज, आप क्या करोगे, ये 1 लाख घर पे दे दोगे सर, मैंने इस 1 लाख से अपनी फैमिली में इसको दे दोगे, मैंने ड्राइंग कर लोगे क्या, मैंने ये खुद का ड्राइंग्स माने क्या होता है, खुद को डिविडेंड दे देना, प्रॉफिट है ना, तो ये प्रॉफिट खुद हजम कर लोगे नॉर्मल शॉप में, या फिर ग्रोथ स्टेज है तो फिर ये 1 लाख को वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दोगे, क्या चाहते हो सर? एक प्रूडेंट बिजनेसमैन क्या करेगा, 1 लाख प्रॉफिट को वापस बिजनेस में डालेगा कि इसको खुद खा लेगा, मैंने प्रॉफिट की तरह एंजॉय करेगा? व्हाट डू यू थिंक? अरे बोलो सर। सर ऑब्वियस बात है कि वो बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगा, प्रूडेंट बिजनेसमैन अगर है तो, जिसको छोटा मोटा अचीवमेंट में एंजॉय नहीं करना है, अभी बिजनेस ग्रोथ में है तो इसको भी स्टेबल करना है, तो स्टेबल सिचुएशंस में अपना जो भी एस्पिरेशंस है ना, छोटा मोटा प्रॉफिट करके एंजॉयमेंट को बंद करना चाहिए, बिजनेस में फोकस करना चाहिए, ये नॉर्मल सजेशन है सर। तो वॉल्टर भी यही सजेशन कर रहा है कि आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो इन दिस केस इज नील, सो एट अ पे आउट रेशियो ऑफ 0 द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर विल बी, इसमें डिविडेंड नहीं देना है, सिंपल बात है। व्हेन वी आर इन ए ग्रोथ स्टेज, बिकॉज जब रिटर्न आ रहा है, ठीक है, व्हेन यू आर इन ए ग्रोथ स्टेज, जब रिटर्न आ रहा है तो डिविडेंड मत दो सर। इसमें शेयर होल्डर को भी खुशी है ना, क्योंकि शेयर का दाम बढ़ेगा, सिंपल बात है, और जब शेयर का दाम बढ़ेगा तो कैपिटल गेन हो जाएगा ना, तो शेयर होल्डर का दो तरफ से इनकम होता है, एक डिविडेंड से कमाई होता है, इनकम होता है, और दूसरा माने एक कैपिटल गेन इनकम है। माने जब शेयर का दाम बढ़ता है, माने मानो आपने कोई शेयर 100 रुपए में परचेज किए और कंपनी का ग्रोथ के कारण शेयर का दाम अभी 150 या 200 चल रहा है, तो इसमें भी शेयर होल्डर को लाभ है, काफी कैपिटल गेन लाभ है, और शेयर होल्डर डिविडेंड लेके भी खुश होते हैं। तो वॉल्टर कहते हैं कि भाई जब कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो डिविडेंड दे दो, फालतू में पैसा रख के तो कोई फायदा नहीं है ना, शेयर होल्डर को भी तो विश्वास लेना पड़ेगा, नहीं तो शेयर होल्डर आपको क्यों भरोसा करेगा। तो काफी कोर बिजनेस है इंडिया में, जो मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया कि वो डिविडेंड नहीं देता है, क्योंकि उसके बिजनेस में न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उतना है नहीं। सो एट अ पे आउट रेशियो ऑफ 0 द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर विल बी सिंपल। जब डिविडेंड नहीं देंगे तो बस फॉर्मूला चेंज, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, पर इस बार डिविडेंड 3% जो दे रहे थे वो नहीं देना है। तो अगर आप डिविडेंड नहीं देते तो शेयर का दाम 52 रुपीज हो जाएगा 45 की जगह, दैट्स इट, हो जाएगा। लो, इट्स अ प्योर अकाउंटिंग कैलकुलेशन, मैंने फाइनेंशियल। अरे बुझते पारा हाँ कैसे तो, ओके सर। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन दिया है सर। टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ 3 डिफरेंट फार्म, ठीक है, 3 अलग अलग बिजनेस आपके सामने गिवन है। एक फार्म है, ग्रोथ फार्म है, एक नॉर्मल है और एक डिक्लाइनिंग है। सर ग्रोथ फार्म, नॉर्मल फार्म एंड डिक्लाइनिंग फार्म। ग्रोथ माने जिसका बिजनेस में अभी दम बहुत है, ठीक है, अभी वो ग्रो करेगा। नॉर्मल माने ग्रो कर चुका है, अभी ग्रोथ दिख नहीं रहा है, स्टेबल है अभी, तो नॉर्मल हो चुका है। और एक बिजनेस ना अभी डाउन जा रहा है। तो सिंपल है सर, ग्रोथ फर्म का पहचान क्या होता है, आर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। नॉर्मल फर्म का पहचान होता है कि रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल हो जाता है। और डिक्लाइनिंग फर्म का पहचान होता है कि रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से या कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न अर्निंग ग्रोथ फर्म का है 15%, नॉर्मल का है 10% एंड डिक्लाइनिंग का है 8%। रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न अर्निंग। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने मार्केट से कैपिटल रेज करने का जो खर्चा है, इसका है 10%, इसका भी 10%, इसका भी 10%। अर्निंग पर शेयर इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10। रिटर्न अर्निंग इसका है 0.6, इसका है 0.6, इसका भी 0.6। और डिविडेंड पे आउट रेशियो माने 1 माइनस रिटर्न अर्निंग, माने जितना आप अपने पास रख रहे हो बाकी आप डिविडेंड के लिए दे रहे हो। ये चीज पहले भी समझा है सर,
टोटल अगर आप 1 कमाते हो और बी माने रिटेन अर्निंग जो अपने पास रखते हो, बाकी आप डिविडेंड दे रहे हो, तो 1 माइनस बी, तो 1 माइनस 0.6, तो 0.4 आपका डिविडेंड पे आउट है तीनों का। तो इन दिस सिचुएशन दे जस्ट आस्क यू यूजिंग द गॉर्डन्स मॉडल, ठीक है, कैलकुलेट द शेयर प्राइस, ठीक है, यूजिंग द गॉर्डन मॉडल कैलकुलेट द शेयर प्राइस, कि ऐसे सिचुएशंस में शेयर का दाम क्या होना चाहिए। देखो सर प्योर एनालिसिस है, बड़ा काम आने वाला है सर ये सब चीजें। तो गॉर्डन का फॉर्मूला क्या है, आप सबको पता है, प्राइस इक्वल्स टू E1 इंटू 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई KE माइनस BR, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब ऐसे सिचुएशंस में जब आपको पता है कि ग्रोथ फार्म है तो R ग्रेटर देन KE है, तो फॉर्मूला में जस्ट पुट करो ना सर, P0 आपको पता नहीं, बाकी तो सब पता है। तो जब आप देखो 10 आपका क्या है, 10 इज योर अर्निंग पर शेयर, एंड आपको पता है आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 1 माइनस बी, सो 1 माइनस बी माने 1 माइनस बी माने 1 माइनस 0.6, तो आ गया 4, और नीचे आपका आ जाएगा KE माइनस BR, तो KE कितना है 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, और B कितना है 0.6, और ये कितना है 15%, तो 15 इंटू 0.6, तो 0.15 इंटू 0.16, बोलो सर कैलकुलेशन क्लियर ना। तो 4 डिवाइडेड बाई 0.10 माइनस 0.09 करने के बाद आपको 400 टका मिल रहा है सर, शेयर का दाम 400 टका, 400 रुपीज, ये ग्रोथ बिजनेस का शेयर का दाम है। सिचुएशन 2 देखो, नॉर्मल फार्म, सिचुएशन सब कुछ सेम है, बस एक चीज अलग है, क्योंकि इसका रिटर्न थोड़ा रिटर्न अर्निंग में कम है, आर थोड़ा कम है इसका, तभी तो नॉर्मल है, ग्रोथ में तो रिटर्न ज्यादा होगा ना, ग्रोथ में रिटर्न ज्यादा होगा तभी तो ग्रोथ है, जिसमें रिटर्न स्टेबल हो जाते हैं उसके रिटर्न कम हो जाएगा, तो बस आर में फर्क है, देयर इज अ डिफरेंस इज ओनली इन आर, बाकी सब कुछ सेम है। ऐसे सिचुएशन में सेम टू सेम फॉर्मूला यूज करना है। आप देखो शेयर का दाम आ गया 100 रुपीज, सिर्फ आर इज डिफरेंस, माने यहाँ पर डिफरेंसेस है, हियर इज द डिफरेंस, 0.15 की जगह 0.10, एवरीथिंग इज सेम, शेयर दाम 100 रुपीज, ये हो गया आपका स्टेबल बिजनेस का हालत। मैंने नॉर्मल बिजनेस, और जब बिजनेस डाउन में है तब शेयर का दाम क्या होगा, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ आर 8% है, 76 टका, 76.92। तो जब बिजनेस ग्रोथ में है, रिटर्न ज्यादा है इसलिए शेयर का दाम हाई है, जब रिटर्न नॉर्मल हो गया शेयर का दाम 100 टका हो गया, जब रिटर्न गिर रहा है तो शेयर का दाम 76 टका हो गया। फिर से अगर बिजनेस अच्छा करेगा तो फिर से शेयर का दाम बढ़ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ सर, বোঝা গেছে তো? अरे ग्रोथ Yes, फार्म, नॉर्मल फार्म एंड डिक्लाइनिंग फार्म, शेयर का दाम कितना बदल रहा है, ठीक है। तो इसलिए जब शेयर में इन्वेस्ट करो ना कंपनी में, ये सब चीजें याद रखना सर, सब वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस। ये आप लोगों का किस्मत अच्छा है हर किसी का किस्मत नहीं होता। मैंने मैंने एक्चुअली क्या है ना, शेयर में इन्वेस्ट बहुत लोग करना चाहता है, लेकिन ना हर किसी को इतना डिटेल्स में पढ़ने का मौका नहीं मिलता। मैंने क्या होता है ना, आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मजा लो सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अकाउंटेंसी का, कॉस्टिंग का, ये सिर्फ CA CMA CS स्टूडेंट से एंजॉय कर सकता है। इसीलिए ना मेरा एक बहुत पसंदीदा एक स्लोगन है सर, मैंने हमेशा बोलता हूँ मैं, कि वेदर यू वांट टू बी CA और नॉट, बट यू मस्ट हैव अ नॉलेज लाइक ए CA। आप बिलीव नहीं करोगे, आप लोग तो स्टूडेंट हो, इतने सारे लोग ना सर स्टूडेंटशिप में तो अभी है नहीं, बट दे रियली वांट टू अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट, ठीक है, बट स्टॉक मार्केट को ना वो लोग समझ नहीं चाह रहे, मैंने समझ नहीं पा रहे प्रॉपरली। कभी कमाता है तो कभी इतना जोर का धक्का लगता है पूरा लाल हो जाता है। नाउ पॉइंट इज दैट कि ये इनका क्या प्रॉब्लम है, ये पढ़ना तो चाहता है, सीखना भी चाहता है, पर समय नहीं दे पाता, और अगर समय दे भी देता है, इतना गहराई नॉलेज उनको लेने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उनको शॉर्टकट में चाहिए। आप लोग 2 साल 3 साल से पढ़ोगे तो आपको जो मौका मिलेगा, इसलिए ना आप लोग गोल्डन पीरियड में हो जिंदगी का,
ये जो स्टूडेंट्स मिला है ना सर किस्मत से, और ये जो पढ़ने का मौका मिला है, मैंने स्टूडेंट बने हो और बने रहना, और किस्मत से सीए में पढ़ने का मौका मिला है, ये मौका सबको नहीं मिलता, लेकिन जरूरत सबको पड़ता है। मौका सबको नहीं मिलता पर जरूरत सबको पड़ता है। पर जब जरूरत पड़ेगा ना, फिर भी अगर मैं उनको समझाने का कोशिश भी करूँ, वो समझने लायक नहीं रहेगा। मैं क्यों, कोई भी समझाए, मैंने ही इज नॉट इन दैट कंडीशन, दैट पर्सन इज नॉट इन दैट कंडीशन कि उनको सिखाया जाए ये सब चीजें। वो रेडी नहीं है, मेंटली रेडी नहीं है, कैसे सिखा दोगे? तो आप समझ नहीं पा रहे हो सर कि आप लोग क्या गोल्डन पीरियड में हो आपके जिंदगी का एज ए स्टूडेंट। शायद आप लोग कभी कभी थोड़ा नेगेटिव हो जाते हो, पता नहीं क्या होगा, कुछ हो नहीं रहा है, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिलेगा इंटरेस्ट? पैसा कमाने का दुकान है ये सब चीजें। थोड़ा पॉजिटिव रहो सर, और सही टाइम का वेट करो, आएगा, अपना टाइम आएगा। ठीक है, टाइम सबको आता है, बस अपना काम करते जाओ, अपना टाइम आएगा। सर बात सुनने में अच्छा लगता है, हाँ सर, जो सुनने में अच्छा लगता है ना, वो जिंदगी में होने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, कोई बोलेगा ना सुनते ভালো লাগে ना, জীবনে হলেও ভালো লাগে আর হবে। ठीक है सर, लेकिन सर मौका सबको मिलता है, वेट एंड वॉच। ओके, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सबको मौका नहीं मिलेगा, ये सिर्फ प्रोफेशनल सीए में जैसे स्टूडेंट्स को ही मौका मिल रहा है। काफी लोग एमबीए फाइनेंस भी पढ़ते हैं, बट इतना गहराई में कोई नहीं पढ़ता, आईआईएम वाले को छोड़ के। इतना डेप्थ के साथ उनको पढ़ने का ना इच्छा ही नहीं होता है। ये तो मैं जबरदस्ती, आप लोग देखो, आप लोग पढ़ रहे हो ना सीए में, आप लोगों के सिलेबस में है, और मेरा, हम लोग पढ़ाते भी है डिटेल्स में, पढ़ना भी चाहिए, नहीं तो प्रोफेशनल का कोर्स का नैया कैसे पार करोगे? तो ये जो बदकिस्मती है ना, ये बदकिस्मती नहीं है, ये एक्चुअली किस्मत है। शायद दूसरे कोर्स में आपको डिग्री मिल जाए, पर जिंदगी का नॉलेज नहीं मिलेगा। ये लिख के रखो सर, लिख के रखो। बाकी लोग देखना डिग्री मिल जाएगा, अरे डिग्री लेके क्या करेगा, कुछ दिन बाद बहुत जोर का धक्का लगेगा। आपका स्टार्ट थोड़ा स्लो हो सकता है, पर आगे बहुत स्पीड मिलेगा, और जब स्पीड आ जाएगा ना, वो कभी बंद नहीं। मैंने बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ सर, आप लोग एक्चुअली ग्रोथ फार्म हो। ठीक है, बाकी लोग शायद अच्छा करेगा, मैं सबको मैंने नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, बट बिना नॉलेज का जिंदगी में कुछ नहीं होता। तो वो लोग आगे जाके ना थोड़ा सा वो, जैसे वो क्या बोलेंगे, मैंने थोड़ा सा आवाज करेगा, फिर डिक्लाइन होने का चांसेस ज्यादा है। पर आप लोग थोड़ा स्लो स्टार्ट कर रहे हो, बट आप लोग हमेशा ग्रोथ में रहोगे, गारंटी है मेरा। लिख के रखो सर। सर बहुत आप इंस्पायर कर दिए, और मत करो, ये इंस्पिरेशन अच्छा नहीं लग रहा है। ओके सर, नो इशू। तो ग्रोथ हो गया, नॉर्मल हो गया, डिक्लाइनिंग हो गया। अच्छा, एक और बात, अगर रिटेंशन रेशियो थोड़ा चेंज हो जाए, मैंने रिटेंशन रेशियो मैंने, आप अपने पास थोड़ा ज्यादा रखोगे, डिविडेंड कम दोगे। ठीक है, अगर रिटेंशन रेशियो 0.6 से 0.4 हो जाए, तो शेयर प्राइस क्या होगा? मैंने ये जो 1 माइनस बी है, ये जो 1 माइनस बी है, और ये जो रिटर्न अर्निंग है, ये जो रिटर्न अर्निंग यहाँ पर 0.6 है ना, इसको अगर 0.4 कर देते हो, और डिविडेंड पे आउट 0.6 कर देते हो, ठीक है, ज्यादा डिविडेंड देना है और रिटर्न कम करना है, 0.6 से 0.4 रिटेंशन हो जाएगा, तो शेयर प्राइस का क्या होगा? तो सिंपल बात है सर, जो ग्रोथ फार्म है ना, उस वो अपना मैक्सिमम पैसा तो एंजॉय करने के लिए दे दे रहा है। डिविडेंड पे आउट जब 60% से घट के 40% हो जाएगा, सॉरी गलत बोल दिया, डिविडेंड पे आउट जब 40% से घट के 60% हो जाएगा। अभी आप 40% पे आउट करो, बाद में आप 60% पे आउट करना चाहोगे, या फिर आप ऐसे बोलो कि रिटेंशन, मैं रिटेन करूंगा 40% और डिविडेंड दूंगा 60%। तो सिंपल बात है, आपका डिविडेंड पे आउट अगर ज्यादा होगा, इफ डिविडेंड पे आउट इज मोर, तो अगर आप ग्रोथ फार्म भी हो ना, तो आपका ग्रोथ कम हो जाएगा, तब 400 का शेयर 150 का हो जाएगा। लेकिन अगर यही कंपनी अपना डिविडेंड पे आउट कम करता और बिजनेस को ग्रोथ स्टेज में ही पैसा लगाता, तो शेयर का दाम 150 की जगह 400 हो रहा था। तो मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है ना, वो ऑलवेज ये सब चीज देखता है कि अगर कंपनी डिविडेंड में ही सारा पैसा खर्च कर देगा, तो ग्रोथ नहीं है, तो फिर शेयर में ग्रोथ नहीं। तो यही सब चीजें देखना पड़ता है फंडामेंटली। नॉर्मल फार्म का क्या है कि उसका वही रहेगा ठीक है, और
देखो आप कैलकुलेट करके देख लो। और डिक्लाइनिंग बिजनेस का क्या है, डिक्लाइनिंग बिजनेस का शेयर का दाम डिविडेंड देने के कारण थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिक्लाइन कर रहा है फिर भी डिविडेंड दे रहा है ना ज्यादा, ये बात लोगों को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए शेयर का दाम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। समझ रहे हो सर? सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट है एज वेल एज कैलकुलेटिव इफेक्ट है। ये मैथमेटिकल इंपैक्ट लोगों के दिमाग में चलता है। लाइफ इज ऑल अबाउट मैथ्स। भले ही लोगों को मैथ समझ में नहीं आता है, लोग कहते हैं कि हमें मैथ समझ में नहीं आता, पर आप सोचो जो अनपढ़ गवार भी है ना, वो बिना पैसे का एक बात नहीं करता है। जो भिखारी है, जो अनपढ़ है, जो गवार है, ठीक है, मैंने जो इलिटरेट है, उसे भी मैथ समझ में आता है। पर नॉर्मल लोगों को बोलो कि भाई मैथ्स, वो बोलेंगे नहीं मैथ से हमें एलर्जी है। पर बिना, जिस कंट्री के लोगों के अंदर मैथ्स में एलर्जी होगा वो कंट्री आगे कैसे बढ़ेगा? एलर्जी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जिंदगी मैथ्स में ही जीना पड़ता है। इसलिए इंडिया का मैथ्स हमेशा अच्छा था सर। ये बीच में ना हम लोग भूल गए, अपना नॉलेज भूल गए। इसलिए हमारे देश में आर्यभट्ट निकला है, हमारे देश से ही रामानुजन निकला है, ठीक है, हमारे देश से ही सर एपीजे अब्दुल कलाम निकला है, होमी जहांगीर भाभा निकला है। देयर आर मोर, और भी बहुत है, लेकिन हम लोग उतना जानते नहीं है। आर्यभट्ट या फिर रामानुजन या फिर ये जो धनतेरस था उसमें धन्वंतरी, ठीक है, जो मेडिकल साइंस के ऊपर काम किया, देयर आर लॉट्स ऑफ, ठीक है। सो ये कल्चर हम लोग भूल रहे हैं, इसमें थोड़ा दिक्कत है। और इसलिए हम लोग कल्चर भूल रहे हैं क्योंकि हम अपने रूट को भूल रहे हैं। मैं इस चीज को बार बार इसलिए बोलता हूँ कि रूट भूलेंगे तो बहुत भूल हो जाएगा सर, बहुत भूल हो जाएगा। रूट नहीं भूलना चाहिए, रूट भूलेंगे तो अलग हो जाएंगे सर। Sir, from the above analysis, it can be concluded that when R greater than K, the market value increase with retention ratio. जब R रिटर्न ज्यादा होगा कॉस्ट से, मार्केट वैल्यू इंक्रीज करेगा विथ रिटेंशन रेशियो। When R less than K, the market value of share stands to decrease. When R equals to K, the market value is not affected by dividend policy. The conclusion of the Gordon model is similar to that of Walton model. अगर आप Walton में करो या Gordon में करो, similar situations आपको देखने को मिलता है। आशा করছি বোঝা গেছে। और एक क्वेश्चन है, ये भी कर लो। এই বুঝতে পারছিস তো সবাই নাকি রে? हेलो, हाँ सर। चलो और एक क्वेश्चन कट करते हैं। इलस्ट्रेशन, लास्ट इलस्ट्रेशन है। द फॉलोइंग इन्फो इज गिवन बिलो इन केस ऑफ आदित्य लिमिटेड। अर्निंग पर शेयर है 60, कैपिटलाइजेशन रेट है 15%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 25%, डिविडेंड पे आउट इज 30%। कैलकुलेट द शेयर प्राइस यूजिंग वॉल्टन मॉडल एंड ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट क्या होता अगर गॉर्डन मॉडल यूज करते तो, ठीक है। तो चलो वॉल्टन मॉडल में शेयर प्राइस कैलकुलेट करेंगे और गॉर्डन मॉडल यूज करके ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट देंगे। वही फॉर्मूला, वही काम और कुछ है नहीं, ठीक है। आदत हो जाएगा, प्रैक्टिस, इसीलिए प्रैक्टिस से आपको आदत बढ़ जाता है। तो एज पर वॉल्टन मॉडल, प्राइस पर शेयर डी प्लस आर बाई के इंटू ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के। P equals to market price of the share, equals to earning per share, D equals to dividend per share, cost of KE माने cost of equity और rate of capitalization और discount rate, R माने internal rate of return और return on investment, same concept है। Applying the above formula, आपको ऑलरेडी सारा चीज पता है, क्वेश्चन में गिवन है, तो जस्ट पुट इट हियर। जैसे यहाँ पर आपको पता है, ठीक है, अर्निंग पर शेयर 60 है, कैपिटलाइजेशन 15 है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25 है, डिविडेंड पे आउट इज 30%, जस्ट पुट करो। अच्छा, डी कितना बोला था? 30%। अर्निंग कितना बोला है? माने आप बोलोगे सर 18 कहां से आया? 60% अर्न कर रहे हैं तो 60 का 30% कितना होता है? 18 ना। तो 60 में अगर अर्न करूंगा, 30% अगर डिविडेंड दूंगा तो डिविडेंड का अमाउंट कितना होगा? सर 18%। बाकी आपको पता है इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 0.25, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.15, 60 is my earning per share, 18 is my dividend per share, 0.15 is my cost of equity. We know everything. So P equals to 586.67. तो as per Walton model, शेयर का दाम है 586 टका 67 पैसा। ये आपका as per Walton model निकलते हैं। Now as per Gordon model, क्वेश्चन में हमें पूछा है डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए। तो गॉर्डन कहते हैं कि सर आर अगर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो, ठीक है, गॉर्डन कहते हैं कि अगर रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा हो तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सो इन आवर क्वेश्चन
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 25% एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 15%. तो R greater than KE. So if R greater than KE, then what is the dividend payout ratio? The dividend should be 0. As per Gordon model, dividend should be 0. तो ही आपका आंसर होना चाहिए. तो बस एक लाइन का आंसर है सर. As per Gordon model, when R greater than KE, optimum dividend payout ratio is 0. क्योंकि ग्रोथ फार्म है. ठीक है, सही बोला कैसे? सर अब आगे क्या करना है, मैंने आप लोगों को डिविडेंड रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट मैटर बता दिया. प्रैक्टिस के लिए सर ये एमसीक्यू क्वेश्चन शेयर करता हूँ, एज वेल एज प्रैक्टिस के लिए थोड़ा और कुछ क्वेश्चंस भी शेयर कर देता हूँ. ये नोट्स में आज ही आप लोगों को शेयर करूंगा. यहाँ से जितना भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जितना भी एमसीक्यूज हैं, सॉल्व करो सर. कोई डाउट है पूछ लेना. ठीक है, एमसीक्यू का आंसर भी मिल जाएगा और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का भी आइडिया आपको लग जाएगा. सो इतना आप लोग जरूर कर सकते हो. तो डिविडेंड के लिए आज क्लास इतना ही है. नेक्स्ट क्लास हम लोग दूसरे टॉपिक स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. ओके सर, थैंक यू. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. गुड नाइट सर. ओके, गुड नाइट सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय सर. सर ये डिविडेंड का वो रिकॉर्डेड वीडियोस थोड़ा लिंक भेज दीजिएगा. ओके सर, मैं आज ही कर दूंगा. जी, थोड़ा thank you, sir. मैसेज करके. हाँ, ओके सर.